So first is, what is the full title of the essay? That is very very important, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर केवल लिखा हुआ है इको क्रिटिकल अप्रोचेस, केवल इतना ही लिखा हुआ है, इको क्रिटिकल अप्रोचेस बाय रिचर्ड कैरिज. But the full title is Eco-Critical Approaches to Literary Form and Genre, Urgency, Depth, Provisionality and Temporality. So one MCQ तो यही से आएंगे कि कौन सा इसके सब टाइटल का पार्ट नहीं. एक क्वेश्चन यही से बनेगा. Which term is not the part of the subtitle of the essay Eco-Critical Approaches? ऑप्शंस विल बी अर्जेंसी, डेप्थ, प्रोविजनलिटी, और कोई एक ऐसा ऑप्शन आ जाएगा जो उसका पार्ट नहीं हो. सो प्लीज मेमोराइज द सब टाइटल: अर्जेंसी, डेप्थ, प्रोविजनलिटी एंड टेम्पोरलिटी. नेक्स्ट मूव ऑन टू द बेसिक्स ऑफ द एसे. इट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 2014 में ये पब्लिश किया गया है, और ये किसी भी जर्नल में ना पब्लिश होके एक बुक चैप्टर में पब्लिश हुआ है. बुक का नाम है द ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ इको क्रिटिसिज्म, और ये जैसा कि आप ओरिजिनल टेक्स्ट मैंने से शेयर किया उसमें आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 20 में ये पब्लिश हुआ है. तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं. एक तो ईयर पब्लिकेशन क्या है, ये किस मैगजीन में पब्लिश हुआ है या किस बुक में पब्लिश हुआ है, उस बुक का नाम आपको याद करना है, ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ इको क्रिटिसिज्म. ये भी आ सकता है कि कौन से चैप्टर के रूप में इसे पब्लिश किया गया. तो 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे. एंड इट वाज नेवर अपीयर्ड इन एनी जर्नल, स्टैंड अलोन जर्नल और मैगजीन. इसका जो मेजर थीम है वो ये है कि किस तरह से किताबें, आई मीन द लिटरेचर, हमारे और हमारे एनवायरमेंट के संबंध को स्थापित करता है. लिटरेचर के पास कितनी पावर है कि वो लोगों को जागरूक कर सकता है कि वो वातावरण को, क्लाइमेट को बचा सके. तो इसके 4 एस्पेक्ट दिए हुए हैं. पहला, जैसा कि आपने सब टाइटल के अंदर देखा है, अर्जेंसी. अर्जेंसी का मतलब जरूरत है, इमीडिएट, अभी, तुरंत जरूरत है कुछ करने की. So this urgency talks about how literature is using narrative, character and language to create a sense of alarm and demand immediate action. कैसे नरेटिव होनी चाहिए, कैसा कैरेक्टर, कैसा लैंग्वेज होना चाहिए कि इंसान तुरंत जागृत हो जाए और अपने क्लाइमेट को दौड़ के बचाने के लिए चले. भाई आज तो हम पटाखे नहीं फोड़ेंगे, हमें क्लाइमेट को बचाना है. Recent example, like yesterday you saw how much pollution was there. Air quality index suddenly came down from 52 to 41. लेकिन कौन क्लाइमेट के बारे में सोच रहा था? Was there anyone who was thinking about climate? CO2 emission हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड emission हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी, लंग्स के डिजीज बढ़ जाएंगे, कितने लोग सोच रहे हैं? There was an immediate attention required. There was an urgency required. जहां पे लोग फैसला लेने के नहीं, भाई इस बार हम क्रैकरलेस दिवाली मनाएं. Right, so this is called as urgency. The second is depth. Now when we go deeper into identification कि आखिर वो क्या करना होगा कि हमारा environment बच जाए, तो हमें और डीपर जाना होगा. तो हमें पता चलेगा कि कोई ऐसी एक इश्यूज नहीं है कि उसको हम सॉल्व कर लें और लोग अचानक से जागृत हो जाएं, सबको सेल्फ अवेयरनेस आ जाए, सभी लोग क्लाइमेट को बचाने के लिए अपनी जान लगा दें. इतना आसान नहीं है. तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि इंसानों और क्लाइमेट के बीच में मल्टी फेसेटेड रिलेशनशिप है. प्याज के परत की तरह लेयर बाय लेयर कई सारे लेयर्स हैं, और इसलिए बिल्कुल भी आसान नहीं है कि किसी को आप समझा दो और वो समझ जाए और अगले दिन से पटाखे छोड़ना बंद कर दे, कूड़ा फैलाना बंद कर दे. राइट, सो दैट इज द डेप्थ. थर्ड इज प्रोविजनैलिटी. इसके अंदर बात चलती है कि ह्यूमन नॉलेज ऑफ द एनवायरमेंट इज ऑलवेज इनकम्प्लीट.
जो क्लाइमेट और एनवायरमेंट के बारे में नॉलेज है वही इनकम्प्लीट है, और अगर किसी चीज को कंप्लीट भी मान लिया जाए तो कल वो बदल जाएगा, बिकॉज नथिंग इज परमानेंट। इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा सत्य क्या है? सबसे बड़ा सत्य यही है कि चेंज इज ओनली परमानेंट, चेंज इज ओनली द परमानेंट थिंग इन दिस यूनिवर्स। तो आज आपने कुछ सच मान करके समझ लिया और कल कुछ बदल गया। सो यू नीड टू अपडेट योर नॉलेज एवरी डे, एंड बाय द टाइम यू अपडेट समथिंग विल चेंज, एंड व्हेन समथिंग इज चेंज तो फिर आप क्या मान के चलोगे कि भाई मेरा नॉलेज सही है, लेकिन जब तक आप उस नॉलेज को मान के बैठो तब तक बहुत सारी चीजें बदल गई। और लास्ट जो पोर्शन है वो है हमारा टेम्पोरलिटी। Temporality is examining how a text is representing ecological history. एक टेक्स्ट के अंदर इकोलॉजी कैसे कनेक्टेड है, कैसे एक टेक्स्ट के अंदर इकोलॉजी को प्रेजेंट किया जा रहा है, और किस तरह से फ्यूचर से नॉन लीनियर वे में कनेक्टेड है। आज का टेक्स्ट लिखा हुआ फ्यूचर में किसी को इग्नाइट करेगा या नहीं करेगा? आज के टेक्स्ट में जिस तरीके से इकोलॉजी के बारे में लिखा हुआ है वो तो 10 साल 20 साल 30 साल के बाद भी लिटरेचर पढ़ा जाएगा। आज आप जो भी इको क्रिटिसिज्म से रिलेटेड टेक्स्ट पढ़ते हो, क्या वो 2025 की है? उसमें 2020 का भी है, 15 का भी है, 2010 का भी है, सब वो पुराना हो चुका है, वो पढ़ के क्या फायदा? So the history is always related to future in a non-linear way, and that is the reason the people don't get updated knowledge. तो ये तो हो गया हमारा overview of the whole essay. Now we are going to read part by part, starting from introduction. So in the introduction he says that eco-criticism is a type of literary criticism that evaluates text based on environmental concern. टेक्स्ट को इस तरह से पढ़ना कि हर एक टेक्स्ट इन्वायरमेंट से कैसे जुड़ा हुआ है, हर एक टेक्स्ट इन्वायरमेंट से कैसे जुड़ा हुआ है। इको क्रिटिसिज्म एक सवाल पूछता है, एंड व्हाट इज दैट क्वेश्चन? हाउ गुड इज अ बुक और पोएम एट हाईलाइटिंग इको क्रिटिकल इश्यूज? एक किताब, चाहे वो प्रोज की हो, चाहे वो पोएम की हो, चाहे वो नोवेल की हो, किस तरह से वो क्लाइमेट और एनवायरमेंट की इशू को प्रेजेंट करती है? Does it make readers think about nature and act differently? जब इन किताबों को कोई रीडर पढ़ता है तो क्या उसके अंदर एक आग लगती है, मुझे अपने एनवायरमेंट को बचाना है, मुझे अपने क्लाइमेट को बचाना है, मुझे पेड़ लगाना है? So this question is very, very important. So eco-critics hope to bring environmental criteria into everyday cultural discussion. इको क्रिटिक्स का मानना है कि अगर हमें अपने एनवायरमेंट को बचाना है तो इसको किताबों में लाना पड़ेगा, हर दिन के बातों में लाना पड़ेगा, किचन में लाना पड़ेगा, बेडरूम में लाना पड़ेगा, हर दिन के डिस्कशन में लाना पड़ेगा, कल्चर में लाना पड़ेगा। जब हर कोई हर दिन एनवायरमेंट की ही बात करेगा तब जाके हो सकता है अवेयरनेस आएगी। सो दे वांट दिस इको थीम्स टू बी नॉर्मल इन एवरी बुक, movies, debates, and leading to a real world change like reducing pollution or cutting carbon emission. तो जब ये हर दिन के डिस्कशन का पार्ट बन जाएगा, आप कॉफी टेबल पे, चाय टेबल पे, खाने पे अगर इन सारी चीजों की बात करना शुरू कर देंगे, हर एक मूवी में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन दिखाना जाने लगेगा, हर एक स्कूल में डिबेट, कॉम्पिटिशंस, ये सब इको क्रिटिसिज्म से होने लगेंगे, तब जाकर के शायद कुछ ऐसा बदलाव आएगा जहां पे पोल्यूशन कम होने लगेगा, कार्बन का इमिशन कम होने लगेगा। The main hope is that literature can inspire people to care about the planet. अब केरिच का कहना है कि मेरा जो होप है, मेरी जो आशाएं हैं, वो लिटरेचर से कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि लिटरेचर ही एक ऐसा पार्ट है जो किसी के पास पहुंच सकता है बिना डिस्टॉर्ट किए, क्योंकि वर्बल चीजें क्या होती है? डिस्टॉर्ट हो जाती है, एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचते ही वो डिस्टॉर्ट हो जाती है, तिल का ताड़ बन जाता है। लेकिन लिटरेचर एक ऐसा पार्ट है जो रीडर के पास डायरेक्ट पहुंचता है। रीडर हैज द पावर टू रीड, इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड।
तो इनका मेन होप ये है कि लिटरेचर हैज द पावर टू इंस्पायर द पीपल एंड टेक केयर अबाउट द प्लैनेट, नॉट जस्ट नो द फैक्ट्स। लिटरेचर पढ़ने का मतलब केवल फैक्ट को जानना नहीं है, बट फील इमोशंस एंड टेक एक्शन। लुक एट द वर्ड इमोशन। जब तक हमारे अंदर इमोशन नहीं आएगा तब तक हम एक्शन नहीं लेते, राइट? जैसे सबको पता है कि सुबह सुबह हमें एक्सरसाइज या व्यायाम करनी चाहिए, किसको नहीं पता है? सबको पता है ना, लेकिन एक्शन लेते हैं क्या? नो। तो केवल जानकारी होने से, कैरेज का कहना है कि केवल जानकारी होने से एक्शन नहीं आता है। अवेयरनेस इज नॉट द की टू एक्शन। सबको पता है कि लाइव क्लास में आएंगे तो लाइव क्लास करने का मजा कुछ और होता है, लेकिन फिर भी 65 लोगों में केवल 37 लोग प्रेजेंट हैं और बाकी मिसिंग है। अवेयरनेस है लेकिन एक्शन इज मिसिंग, राइट? सो व्हाई इट इज मिसिंग? बिकॉज इमोशन इज नॉट कनेक्टेड। इमोशन ही नहीं है कि मुझे एग्जाम क्वालिफाई करना, बिकॉज इमोशन लीड्स टू एक्शन। और जब इमोशन होगा तो हम डेली लाइफ में एक्शन लेंगे, काम करेंगे, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे रिक्रिएशन हो, हर जगह एक्शन हो, एक्शन 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 होगा, शुरू होगा। और जो लोग एक्शन नहीं ले पाते उन्हें हम कहते हैं हैमलेट, राइट? फादर ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन। So eco critics face conflict because environmental problems pull in different direction. जितने भी इको क्रिटिक्स हैं ये सबसे ज्यादा डिफिकल्टी इसीलिए फेस करते हैं कि जो प्रॉब्लम्स हैं एनवायरनमेंट के वो कई सारे डायरेक्शन में, कोई एक यूनी डायरेक्शनल अप्रोच नहीं है कि इसके ऊपर काम करें और एनवायरनमेंट सॉल्व हो जाए। अभी आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे कि कितने सारे प्रॉब्लम हैं, कितने सारे प्रॉब्लम को यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल सम क्राइसिस नीड फास्ट फिक्सेस। कुछ तो क्राइसिस ऐसे होते हैं जिनको तुरंत सॉल्व करना होता है, जैसे कि दिवाली में पटाखे का छोड़ना, while others require slow deep shift, जैसे कि कार्बन एमिशन का रोकना, CO2 एमिशन का रोकना, कार्बन मोनोऑक्साइड को रिड्यूस करना ताकि ग्लोबल वार्मिंग आज से 50 साल बाद बहुत कम हो जाए। जैसे कि पानी का कंजम्पशन कम करना, तो पानी को कम से कम वेस्ट करना, क्योंकि वो आज इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को कम से कम यूज करना, इमीडिएट नहीं है, वो लॉन्ग टर्म है। सो दैट रिक्वायर्स अ डीप शिफ्ट इन हाउ वी थिंक अबाउट ह्यूमंस एंड द नेचर। Now we are going to talk about the first part. First part क्या है? अर्जेंसी। ये हमने पढ़ा, फर्स्ट पार्ट ऑफ द सबटाइटल इज अर्जेंसी, द नीड फॉर क्विक एक्शन। वो कौन कौन से एरियाज हैं जहां पे हमें तुरंत सोचने की जरूरत है, अभी तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है। हालांकि इस ऐसे को पब्लिश हुए 11 साल हो चुके, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ इस ऐसे को पब्लिश होने से। हाँ, ये है कि लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस जरूर आ गई। So he says that many environmental problems like global warming are very very urgent. और ये कुछ साइंटिफिक रिपोर्ट्स पढ़ते हैं। साइंटिफिक रिपोर्ट में सबसे पहला रिपोर्ट आता है 2007 का IPCC का रिपोर्ट। IPCC का फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि एक यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है, वो क्लाइमेट चेंज पर स्टडी करती है, रिसर्च करती है। IPCC ने 2007 में अपने रिसर्च रिपोर्ट में कहा कि 2100 तक हमारे अर्थ का टेम्परेचर 2 से 4.5 डिग्री बढ़ जाएगा। 1 डिग्री राइज होने पर पूरा तहलका मच गया है। पिछले 50 साल का आप डेटा देखेंगे तो 1.5 डिग्री रेज हो चुका है और 2100 आते आते 2 से 4.5 डिग्री रेज होने के चांसेस। और 2009 की यूनाइटेड किंगडम की रिपोर्ट कहती है कि ऐसा लग रहा है कि 4 डिग्री तो पक्का बढ़ेगा। 2100 आते आते 4 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा और कुछ एरिया ऐसे होंगे जहां 10 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ सकता है। 2100 आते आते टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ जाएगा। अभी आप देखते हैं 50 डिग्री गर्मी में टेम्परेचर होता है तो घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। सोच के देखिए कि 60 डिग्री हो जाएगा तो क्या होगा, सर से बाल ऐसे उड़ जाएंगे खड़े खड़े।
तीसरा रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं और कहते हैं कि इन 2010 के एक रिपोर्ट के हिसाब से कंट्रीज एग्री टू लिमिट वार्मिंग टू 2 डिग्री सेंटीग्रेड। 2010 में जितने भी यूनाइटेड नेशंस के कंट्रीज हैं उन्होंने मीटिंग में ये डिसाइड किया कि हम ऐसा करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री से ऊपर बढ़ने ही नहीं देंगे, प्रयास करेंगे 1.5 डिग्री का, लेकिन मैक्सिमम 2 पर लिमिट रखेंगे। लेकिन कैरिज कहते हैं कि ये केवल किताबों और पन्नों में रह गया है, ऐसा ट्रैक पर हम हैं नहीं, वी आर नॉट ऑन द ट्रैक। और जिस गति से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है उस गति से तो हम 4 डिग्री 4.5 डिग्री तो पहुंच ही जाएंगे। फिर वो कोट करते हैं बिल मैककिबन 2012 की रिपोर्ट। He wants we can only release 565 gigatons of CO2 by 2050 to stay under 2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर हमने 2050 तक केवल 565 गीगाटन CO2 रिलीज किया तभी हम 2 डिग्री के अंदर में रह सकते हैं। लेकिन जिस गति से CO2 एमिशन हो रहा है उस गति से 2028 में ही हम वो लेवल क्रॉस कर जाएंगे। जो हमें क्रॉस करना है 2050 में वो हम क्रॉस कर रहे हैं 2028 में। इसका मतलब कि हम ट्रैक पे नहीं हैं। Fossil fuel companies have way more in reserves. तो अगर हम ट्रैक पे नहीं है तो क्या है, ये एक इमीडिएट अटेंशन लाने की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग आउट ऑफ ट्रैक जा चुके हैं और जो चीजें 2050 में होने वाली है 2028 में होने वाली है। सो दैट इज द रीजन वी रिक्वायर्ड अ इमीडिएट अटेंशन। फिर और भी कई सारे डेटा ये प्रेजेंट करते हैं। सारे डेटा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, चीजों को समझना जरूरी है। अदर इश्यूज लाइक बायोडाइवर्सिटी लॉस। बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी मतलब डाइवर्सिफाइड स्पीसीज ऑन द अर्थ। कई तरह की मछलियां, कई तरह के इंसान, कई तरह के जानवर, कई तरह की चिड़िया, कई तरह के और भी कई सारे जानवर। ये है बायोडाइवर्सिटी, ज्यादा से ज्यादा डाइवर्सिटी। और जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी रहेगी उतना ही इकोसिस्टम बढ़िया रहेगा। आपने अपने हाई स्कूल में कार्बन चक्र पढ़ा होगा, किस तरह से कार्बन का पूरा साइकिल होता है, और उस कार्बन साइकिल में हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जुड़ा रहता है। उसमें से एक भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आपने हटा दिया तो इकोसिस्टम बैलेंस खराब हो जाता है। जैसे कि मान लो अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म को लोग नमक छिड़क के, खाद छिड़क करके मार देते हैं कि हमारे खेत की फसल बढ़ जाए, लेकिन उसकी वजह से क्या होता है, अर्थ की फर्टिलिटी कम हो जाती है, राइट। तो हमने क्या किया, उस कार्बन साइकिल को तोड़ दिया, इकोसिस्टम को खराब कर दिया, तो बायोडाइवर्सिटी क्या हो गया, लॉस हो गया। So because of this biodiversity loss there are planetary boundaries। ये एक रिसर्च इन्होंने प्रेजेंट किया है, मार्क लाइनस का 2011 का रिसर्च है, जो कि कहते हैं कि प्लेनेटरी बाउंड्रीज लिमिट्स वी कैन नॉट क्रॉस विदाउट डिजास्टर। डिजास्टर तो होना ही होना है, ऐसा मार्क्स लाइनस का कहना है। डिजास्टर तो होना ही होना है, बिना डिजास्टर के हम आगे जा नहीं सकते। वी हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड 3 एक्सटिंक्शन CO2 लेवल्स, नाइट्रोजन पोल्यूशन। ऑलरेडी हमने 3 तरह की चीजों को लॉस किया हुआ है। 3 एक्सटिंक्शंस आर ऑलरेडी डन। अभी 3, ये कौन कौन से 3 एक्सटिंक्शंस हैं इनकी बात करते हैं। What kind of 3 extinctions he is talking about? So the first extinction is because of the rising level of the CO2. There are many species of the birds that we are already lost. बहुत सारे ऐसे birds हैं जो कि already हम गंवा चुके हैं। There are many animals which we have already lost. And there are many microorganisms that we have already lost. तो इसकी वजह से जब ऑलरेडी कई सारे हमारे लॉसेस हो चुके हैं तो ऑलरेडी हम उन सारे लेवल्स को क्रॉस कर चुके हैं। हम ऑलरेडी एक डेंजर के लेवल में खड़े हैं, हमारे पास और कोई स्कोप नहीं बचा हुआ है।
and that is the reason he is asking for an immediate attention. सर के ऊपर से पानी गुजर चुका है भाई, अब संभल जाओ. So he says that time is running out, and experts like Sir David King in the year 2008 gave 15 years. इन्होंने 15 साल का समय दिया और कहा कि 15 साल में बेटा अगर तुम संभल गए तो 2100 में जो हालत होने वाली है 4-4.5 डिग्री बढ़ने वाली, वो रुक जाएगी. 15 साल हैं तुम्हारे पास सुधारने के लिए. 2008 में बोला था, हालांकि 2023 ऑलरेडी खत्म हो चुका है. एंड्रयू सिम्स ने कहा कि 100 महीने आपके पास, 8.5 साल हैं. और ये कहते हैं कि भाई ऐसे पब्लिश होते होते वो 100 महीने गुजर चुके हैं, कुछ नहीं बदला है, कुछ नहीं हुआ है. So eco critics are feeling an activist mission to make people care. अब जितने भी इको क्रिटिक हैं ये समझते हैं कि ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों को अवेयर करें ताकि वो क्लाइमेट की केयर कर सकें. राइट. और जीडीसी के थ्रू यहाँ पे 40 लोग बैठ के अवेयरनेस ले रहे हैं और आशा है कि कुछ ना कुछ बदलाव जरूर हो, जिसमें कि हर एक इको क्रिटिक को यहाँ पर कोट किया करके, जिसमें कि ग्लेन ए लॉफ 1919 में कहते हैं कि लिटरेचर के पास ताकत है. अगर लिटरेचर में सही तरीके से आइडियाज को प्रेजेंट किया जाए तो शायद ये लोगों के दिमाग को, लोगों के थॉट को बदल सकता है. लिटरेचर शुड रीडायरेक्ट अस टू सी आवर प्लेस इन अ थ्रेटेंड वर्ल्ड. लोगों को ये एहसास होगा कि हम कितने खतरनाक दुनिया में रह रहे हैं. अगर हमने इसको नहीं संभाला तो इसका रिजल्ट बहुत बुरा होगा. लेकिन भाई लोग तो ये सोचते हैं कि मैं 50-60 साल के मेहमान है, उसके बाद वाले जो आएंगे वो देखेंगे, हमारी तो कट जाएगी. लॉरेंस ब्यूल 2005 में कहते हैं कल्चर एंड इमेजिनेशन आर एज की एज साइंस और लॉस. कल्चर और इमेजिनेशन बिल्कुल ऐसी है जैसे कि साइंस और नियम है, साइंस एंड लॉस. एंड स्कॉट स्लॉविक 2008 में कहते हैं यूज स्टोरीज टू हेल्प पॉलिटिशियंस सी बियॉन्ड ड्राई फैक्ट. ये इंसान जो है ना, स्कॉट स्लॉविक, ये बड़ा ही दिमाग वाला है. इसने पॉलिटिशियन के ऊपर फोकस किया. भाई पॉलिटिशियन अगर चाह दे तो बदलाव हो सकता है, लेकिन इनके पास दिमाग ही नहीं है, इमोशन ही नहीं है. इसलिए इनको कहानियां सुनाओ और उस कहानियों में इको क्रिटिसिज्म की थीम को डालो. शायद कहानियों को पढ़ करके इनका दिमाग खुल जाए और शायद कुछ करना ये शुरू कर दें. स्टैसी एलान्यो ये कहते हैं 2010 में, सो हाउ ह्यूमंस एंड नेचर आर इंटरकनेक्टेड. पहले लोगों को ये समझाने की जरूरत है कि इंसान और नेचर आपस में कनेक्टेड हैं, क्योंकि जिस तरह से पोस्ट मॉडर्न एज चल रहा है उसमें ह्यूमन अलग दुनिया में जा रहे हैं और इंसान अलग दुनिया में जा रहे हैं. ये बिल्कुल वैसा ही है कि जिस डाल पर बैठे उसी डाल को काट रहे हैं, ये जानते हुए कि इस डाल से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये भूल रहे हैं कि उसी डाल की छांव में वो नीचे बैठते हैं. तो until people aware about the interconnectedness, they will not understand the value of the nature. तो पहले लोगों को वैल्यू समझानी पड़ेगी. जब तक वैल्यू समझ नहीं आएगी तब तक लोग सुधरेंगे नहीं. राइट. Now he is talking about the problems. आखिर ये सब चीजें, इतने सारे क्रिटिक्स, इतने सारे आइडियाज दे रहे हैं, तो फिर लोग सुधर क्यों नहीं रहे? लोगों के दिमाग खुल क्यों नहीं रहे? तो देयर इज अ बिग प्रॉब्लम. क्या प्रॉब्लम है? पीपल नो द फैक्ट्स बट डोंट एक्ट ऑन देम. लोगों को फैक्ट तो पता है, जानकारी में कोई कमी नहीं है, लेकिन एक्शन नहीं लेते. दिस क्रिएट्स अ गैप बिटवीन अ नॉलेज एंड अ बिहेवियर. वेरी पावरफुल स्टेटमेंट. हमें जानकारी है और एक्शन नहीं है, इसका मतलब कि हमारे नॉलेज में और बिहेवियर में बहुत ज्यादा गैप है. हमारा नॉलेज हमारे बिहेवियर को शेप नहीं कर रहा है. जब नॉलेज आपका बिहेवियर में कन्वर्ट होने लगे, दिखने लगे कि आप नॉलेजेबल हैं, तो नॉलेज है. तो ये क्यों नहीं हो रहा है, इसके लिए कई सारे
आर्ग्यूमेंट्स पेश किए जाते हैं यहाँ पे, जिसमें कि पहला आर्ग्यूमेंट है निकोल सीमर। सीमर कॉल्स आवर टाइम एज अ वियर्ड मोमेंट ऑफ डूम्सडे फैटिग। डूम्सडे का मतलब होता है आखिरी दिन, जहां जिस दिन पूरे दुनिया का सत्यानाश, विनाश हो जाएगा। दैट्स कॉल्ड एज द कयामत का दिन। कयामत, कयामत से कयामत। तो केरिज का कहना है कि आज ही वो कयामत के दिन मान लीजिए, अर्जेंसी है बिल्कुल। तो निकोल सीमर कहते हैं कि वी आर इन द वियर्ड मोमेंट ऑफ डूम्सडे फटीग। पीपल आर टायर्ड ऑफ हियरिंग अबाउट डिजास्टर्स। अब ये कह रहे हैं कि भाई लोग जो है ना, वो डिजास्टर को सुन सुन के पक चुके हैं। कभी कोई सुनामी आ रही है, कभी कोई तूफान आ रहा है, कभी कोई बाढ़ आ रहा है, लोगों का इमोशन ही खत्म हो गया। इतनी तबाही आ चुकी है, अब लोगों को लगता है अब क्या ही तबाही आ जाएगी, कितनी बड़ी आ जाएगी। सो बिकॉज ऑफ दैट, फ्लड्स, फायर, एक्सटिंक्शन, सुनामीज, they have stopped feeling the urgency। अब लोगों की अर्जेंसी खत्म हो गई, इमोशन मर गया अंदर से। So eco critics should not just focus on seriousness or guilt but use humor। तो कहना है कि भाई अब जो है सीरियस करके आप प्रेजेंट करोगे तो कोई नहीं सुनेगा, सीरियस वाला इमोशन अब नहीं है। आप चाहोगे कि किसी को बता कर उसको सीरियस कर दें तो बोलेगा भाई रोज ही प्रॉब्लम आती है हमारे घर में, क्या करें। सो इज आस्किंग कि अब तो नॉर्मल हो गया है ये सब, तो नॉर्मल, अब रोज ही ट्रेजेडी हो रही है, अब ये सब नॉर्मल है। तो अब ट्रेजेडी को सीरियस ना करके अब फीलिंग क्रिएट करो, अंदर से उसको रोना आ जाए, ह्यूमर क्रिएट करो। एंड एब्सर्डिटी समटाइम दिस मे हेल्प, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो काम नहीं कर रही। देन मे पीपल फील अगेन। जैसे कि 2021 में एक मूवी मैंने देखा था, डोंट लुक अप। देखेंगे आप अगर देख सके तो, डोंट लुक अप 2021 की एक मूवी आई थी इको क्रिटिसिज्म के ऊपर। उसके अंदर डार्क कॉमेडी को यूज किया गया है इस तरह की सीरियसनेस को प्रेजेंट करने के लिए, जिसके अंदर एक बहुत बड़ा फेमस डायलॉग था, कैन लाफ्टर मोटिवेट चेंज बेटर देन फियर। कैन लाफ्टर, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, मैं जस्ट मूवी का डायलॉग बता रहा हूँ। कैन लाफ्टर मोटिवेट चेंज बेटर देन फियर। क्या डर का भय जगाने से बेहतर है किसी को हंसा करके अवेयरनेस क्रिएट कर। सो दिस इज हाउ Nicole Stammer present his ideas. Let us move on to John Lancaster। 2007 की इनकी स्टडी है। Lancaster observed that people avoid thinking about climate change because if they did, it would force us to think of nothing else। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने एनवायरमेंट और क्लाइमेट पे फोकस करना शुरू कर दिया तो हमें ऐसा लगेगा सबसे ज्यादा जरूरी यही है, बाकी सब दुनिया गई जहन्नुम में, हमें केवल यही फोकस करना है। तो लोग इसलिए फोकस नहीं करते हैं, बाकी सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। घर में बीवी है, बच्चे हैं, नौकरी है, पैसे है, खाना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या एनवायरमेंट को बचाना जरूरी है। We might care about deforestation, but continue online shopping, driving, that is more important for us, rather than ये सोचे कि कितना डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, कितना पेड़ काटे जा रहे हैं, कितने नए पेड़ लगाए जा रहे हैं, किसको मतलब।